Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 006, describe the importance and application of normal distribution and discuss the application of normal distribution. You can see here कि ये application of normal distribution again repeat हुआ है. And next आया describe divergence from normality with suitable diagram and discuss the factor causing divergence. तो ये दोनों 10 मार्क्स के हैं, आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है. नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्राइब डाइवर्जेंस फ्रॉम नॉर्मेलिटी विथ सुटेबल डायग्राम एंड डिस्कस द फैक्टर कॉजिंग डाइवर्जेंस. तो लेट्स बिगिन द टॉपिक. तो ये जो डायग्राम है आप देख रहे हो, इसी के थ्रू हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसमें जो हमारा जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है. ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है. वाई एंड एक्स एक्सिस पे हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हमारी बेल शेप होती है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट. सेकंड है कि सिमेट्रिकल साइड्स होती हैं. अगर आप मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट शो करते हो तो वो सेम दिखता है, ठीक है. ठीक उसी तरीके से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में भी जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं मिड से, तो ये दोनों इसके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं. ओके. मीन मीडियन मोड यहाँ पर होता है मिड में, और ये इस तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल आती है इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है. असिम्पटोटिक टेल ये क्या होती है, ये क्या आप देख रहे होगे कि जो बेल शेप बनी है वो धीरे धीरे आके नीचे डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है. ये जो डिक्रीज़ वाला एरिया होता है ये होता है असिम्पटोटिक टेल, ठीक है. ये कभी भी मैच नहीं होती है एक्स एक्सिस से, ठीक है, इनफाइनाइट होती है, ये ऐसे ही आगे इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है. माइनस इनफाइनाइट इधर साइड में होती है एंड इधर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है. कभी भी ये हॉरिजेंटली एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस में कभी भी ये टच नहीं होती है. ओके. अब आते हैं, यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि द बेल शेप्ड कर्व टेक्निकली नोन एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सिंपली नॉर्मल कर्व, द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर, ठीक है. हैविंग जस्ट द सेम वैल्यू ऑफ ऑल थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, इक्वल होती हैं, सेम वैल्यू होती हैं, इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जो शेप होता है उस फिगर में देखा होगा आपने, बेल शेप होता है, सिमेट्रिकल ऑन बोथ द साइड. जब आप कंप्यूट करते हैं मीन, मीडियन, मोड तो इक्वल आती हैं तीनों वैल्यू. जैसे मीन अगर 52 आया तो मीडियन एंड मोड भी 52 ही आएगा. जो फॉर्मूला है इसका एनपीसी का, जेड जो है वो एनपीसी को रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो आपकी वैल्यू होगी वो आप एक्स होगा मीन्स स्कोर, ये है आपका मीन रिप्रेजेंट करता है, इसको एम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा भी कहा जाता है, ठीक है. अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इम्पॉर्टेंस क्या है, तो जितने भी नंबर होते हैं, वैल्यू होती है, उसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक गुड फिट और डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ मैनी वेरिएबल्स फैक्ट्स, ठीक है, कि एक प्रॉपर तरीके से हमारे जो स्कोर हैं, जो वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. अब कौन कौन से वेरिएबल्स इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक जैसे सेक्स रेशियोज इन बर्थ इन अ कंट्री ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स. नेक्स्ट है एथनोपोमेट्रिकल डेटा जिसमें हाइट, वेट, एक्सेट्रा डेटा आते हैं, जो कि बढ़ते कॉन्टिन्यूस डेटा भी कहा जाता है इसको. द सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा, रेट्स ऑफ बर्थ, मैरिज एंड डेथ्स, इसमें भी शो किया जा सकता है. इन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट जैसे इंटेलिजेंस, परसेप्शन, स्पेन, रिएक्शन टाइम, एडजस्टमेंट, एंग्जाइटी. एंड जो एरर्स होते हैं इसको जब यूज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशन इन फिजिकल केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड अदर फिजिकल साइंस, ठीक है. जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एजुकेशनल इवैल्यूएशन के लिए और एजुकेशनल रिसर्च के लिए. व्हेन वी मेक यूज़ ऑफ मेंटल मेजरमेंट, जब हम मेंटल मेजरमेंट कहते हैं एजुकेशनल फील्ड में, रिसर्च में, तो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाता है.
एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉट एन एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। जब भी आप रिसर्च करेंगे तो आपको अभी तो बता दिया जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है, बट एक्चुअली में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वैसा कुछ होता नहीं है। एनी टेस्ट ऑफ एबिलिटी और एकेडमिक अचीवमेंट बट इज़ इंस्टीड अ मैथमेटिकल मॉडल, तो इसलिए इसको जस्ट मैथमेटिकल मॉडल कहा जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्कोर अप्रोच अ थियोरटिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एज अ लिमिट थियोरटिकली इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट द फिट इज़ रेयरली आइडियल एंड परफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही रेयरली होता है कि ये आइडियल और परफेक्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को इन शॉर्ट में एनपीसी भी कहा जाता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन गिवन लिमिट्स और स्कोर। सो बेसिकली मान लीजिए कि एक साइकोलॉजी की टीचर हैं, उन्हें ये जानना है कि उनकी क्लास में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कौन से बच्चे 60 से 70% में फॉल करते हैं, कौन से बच्चे एबव 80% में फॉल करते हैं। तो उसके लिए हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि बच्चों का कौन से बच्चे 60% और 70% में फॉल कर रहे हैं, ठीक है, कौन से बच्चे एबव 80% में फॉल कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट में टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस दैट आर एबव और बिलो अ गिवन स्कोर और रेफरेंस पॉइंट। दैट मीन्स कि हमने प्रोबेबिलिटी कर्व जो देखी थी उसमें क्या होता है कि हमारा ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू हमारी फॉल करती है वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में होती है, यहाँ पर जो फॉल करती है वो एबव एक्सपेक्टेशन पे होती है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होती है वो एवरेज में होती है, यहाँ पर बिलो एक्सपेक्टेशन पे होती है और यहाँ पर एक बिल्कुल लोअर होती है, ठीक है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो परसेंटेज आई है वो एबव है या बिलो है, ठीक है, जो भी स्कोर दिया जाता है उसमें भी इसकी हेल्प की जाती है। अगर एबव होगा तो दैट साइज होगा, ठीक है, एंड लोअर होगा तो इस साइड में होगा, और एवरेज होगा तो मिड में होगा, ठीक है। तो ये भी देखा जाता है, इसमें भी अप्लाई किया जाता है इसको। टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ स्कोर विच इंक्लूड अ गिवन परसेंटेज ऑफ केसेस। आपका ये लिमिट्स ऑफ स्कोर का पता ही चल होगा कि 20 to 60, 30 to 40 ये हमारे लिमिट स्कोर हो जाते हैं कि 20 to 60 के मिड में इतने स्कोर आए होंगे, 30 to 40 के मिड में इतने स्कोर आए होंगे, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ये परसेंटेज भी होते हैं। मान लीजिए 20% to 60%, ठीक है, 30% to 40%। तो मान लीजिए क्लास में किस 3 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो बहुत हायर मार्क्स वाले होते हैं, एक एवरेज होते हैं और एक लोअर होते हैं। तो मान लीजिए कि जो टीचर है क्लास की वो ये चेक करना चाहती हैं कि जो एवरेज बच्चे हैं उनके जो मार्क्स आए हैं, स्कोर आया है, उसकी परसेंटेज और स्कोर कितनी है, ठीक है, कितने में से वो कितने पाए हैं। एवरेज कुछ 75 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से जो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज मतलब 60%, मान लीजिए 60% बच्चे जो हैं वो एवरेज हैं, तो उन बच्चों की जो लिमिट्स ऑफ स्कोर है और परसेंटेज ऑफ स्कोर जो स्कोर है वो कितने हैं। तो मान लीजिए कि 42 to 58 इतने में एवरेज स्टूडेंट ने परसेंटेज गेन किए हैं, मार्क्स लाए हैं, एंड ये परसेंटेज में भी हो सकता है, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आया आपको। ये हमें परसेंटेज ऑफ केसेस में क्या करता है, हेल्प करता है लिमिट ऑफ स्कोर को डिटरमाइन करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं टू डिटरमाइन द परसेंटाइल रैंक ऑफ एन इंडिविजुअल और स्टूडेंट इन हिज ओन ग्रुप। इसका मतलब है कि किसी इंडिविजुअल का, मान लीजिए एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि आपका क्या स्कोर है, क्या परसेंटाइल है आपके अपनी क्लास में, ठीक है, आपकी अपनी क्लास में क्या परसेंटाइल है, उसको चेक करने के लिए हम एनपीसी या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यूज़ करते हैं,
ठीक है। अब नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द परसेंटाइल वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ ऑन हिज परसेंटाइल रैंक। ओके, अभी हमने प्रीवियस ये देखा कि हम परसेंटेज से क्या करते हैं, बच्चों का परसेंटाइल चेक करते हैं, ठीक है, किसी इंडिविजुअल बच्चे का। तो यहाँ पर उसका अपोजिट है कि किसी बच्चे का परसेंटाइल है, जैसे कैट के एग्ज़ाम में मोस्टली क्या होता है कि परसेंटाइल ही मार्क्स में आते हैं, ठीक है, जब रिज़ल्ट आता है। तो उस बच्चे की परसेंटेज क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि उस बच्चे की परसेंटेज क्या हो सकती है कि उसकी परसेंटाइल सबसे हाईएस्ट आई है। तो वो चेक करने के लिए हम एनपीसी का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हम एनपीसी को अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द परसेंटाइल वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ हिज परसेंटाइल रैंक। जो भी परसेंटाइल रैंक है उसी के बेसिस पे हम उसकी परसेंटाइल वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। Individual a group into subgroup according to certain ability and assigning the grade. That means कि जो बच्चे हैं उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे एक क्लास है, उनकी एबिलिटी और उनकी जो ग्रेड्स है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कौन से बच्चे हायर मार्क्स वाले हैं, ठीक है, कौन से एवरेज हैं, कौन से लोअर ग्रेड वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, उसमें भी हम एनपीसी को अप्लाई करते हैं। टू कंपेयर द टू डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे कि मान लीजिए कि हम स्कोर फाइंड करने हैं, ये बॉयज़ का कर्व हो गया एंड ये हो गया गर्ल्स का, ठीक है। तो ऑन दैट टाइम ये जो कर्व है ये ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को, स्कोर को हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ओवरलैपिंग हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं टू डिटरमाइन द रिलेटिव डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट आइटम्स। ओके, ये जो टेस्ट आइटम्स हैं, टेस्ट आइटम्स में क्वेश्चन, मतलब कि कोई अगर एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको पता है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर किया जाता है तो उसको 3 लेवल में प्रिपेयर किया जाता है। एक तो बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक एवरेज दिए जाते हैं एंड एक लोअर लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो दिए जाते हैं। तो ये किस तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल देखी जाती है, कौन से बहुत ही ज़्यादा हायर हैं, कौन से थोड़े से लोअर डिफ़िकल्टी वैल्यू है उनकी क्वेश्चन की, ये भी हम एनपीसी डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट आइटम्स, तो इसमें भी हम अप्लाई करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।